सो वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पैथोजन की या तो किल्ड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं या इनएक्टिवेटेड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं या उसका कोई कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, जब उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो दैट विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। सो सबसे पहला स्टेप होता है वैक्सीन प्रोडक्शन में सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन और एंटीजन। सबसे पहला स्टेप आपको पैथोजन को आइडेंटिफाई करना है कि वायरस है या कोई बैक्टीरिया हो सकता है। सो आप जब उस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लोगे, लाइक इट कैन बी द प्रोटीन पेप्टाइड और कोई भी जो भी पैथोजन है जिससे बीमारी हो रही है उसको आप आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए यूज़ किया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस का जो सरफेस एंटीजन होता है, तो उसका जो वायरल एनवेलप होता है वहाँ पर ये सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रिगरिंग द इम्यूनिटी। तो इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरिया को सिलेक्ट करो, लाइक जो है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी है, तो बैक्टीरिया से हो रही है तो उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, एंटीजन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको हम ग्रो करेंगे, इस एंटीजन को हम ग्रो करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो लार्ज क्वांटिटी में हो। तो वंस एंटीजन इज़ आइडेंटिफाइड हम उसको लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करेंगे। या कोई आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करा है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस को आइडेंटिफाई करा है, तो हम उसको लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे। सो बैक्टीरिया को तो आप क्या कर सकते हो, बायोरिएक्टर्स में ग्रो कर सकते हो। कोई भी जो बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बायो प्रोसेस वाली प्लेलिस्ट में। सो बैक्टीरिया को तो हम लैब में भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर, कोई भी जो मीडिया है अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन वायरसेस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वायरसेस जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, तो उनको क्या चाहिए, एक लिविंग सेल चाहिए, एक लिविंग सिस्टम चाहिए। लाइक प्रोकैरियोट्स को तो आप क्या कर सकते हो, एक मीडियम प्रोवाइड करो वो ग्रो कर जाएंगे। एनिमल सेल्स को भी मीडियम प्रोवाइड करो वो ग्रो कर जाएंगे। लेकिन वायरसेस को क्या चाहिए, दे नीड अ होस्ट फॉर द प्रोपगेशन। उनको एक होस्ट की ज़रूरत है, एक लिविंग सेल की ज़रूरत है। सो इनके लिए हम यूज़ करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स या फिर सेल कल्चर्स का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले है एम्ब्रियोजेनेटेड जो एग्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। सो एम्ब्रियोजेनेटेड एग्स क्या होते हैं, इस तरीके से आपका एग होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एग को प्रिपेयर करते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो उसका जो शेल है, उसका जो ऊपर का सरफेस है, उसको सबसे पहले आयोडीन से डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें हम एक ड्रिल की हेल्प से एक होल करेंगे। मतलब ये आपका अंडा था तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ड्रिल की हेल्प से यहाँ पर एक होल क्रिएट करोगे। आफ्टर लाइक एट द 5 to 14 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक होल को ड्रिल किया जाएगा इस शेल के अंदर और जो भी वायरस है उसको इंजेक्ट किया जाएगा अप्रोप्रिएट साइट पे। सो आफ्टर इनोक्यूलेशन जो ड्रिल का होल होता है उसको सील कर दिया जाता है, उसको सील कर दिया जाएगा विद जेलेटिन और फिर एग को इंक्यूबेट कर दिया जाता है। कुछ जो वायरसेस होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर पार्ट में ग्रो करते हैं, राइट। कुछ जो वायरसेस होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर पार्ट में ग्रो करते हैं। सो सम वायरसेस दे रिप्रोड्यूस ओनली इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। सो आपको इंजेक्ट जो है वो बहुत प्रॉपर रीजन में करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे एमनियोटिक कैविटी, एल्ब्यूमिन, एलेंटोइक कैविटी, यॉर्क सैक, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन। सो फॉर एग्जांपल जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या जो मम्स वायरस है वो एमनियोटिक वाले स्पेस में ही, एमनियोटिक जो कैविटी है वहीं पे ग्रो कर सकते हैं। तो आपको इंजेक्ट भी उसी जगह पर करना होगा। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो यॉर्क सैक में ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है। ऐसे ही आपके जो डिफरेंट वायरसेस होते हैं वो डिफरेंट पर्टिकुलर पोजीशंस पे ही वो ग्रो करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर इंजेक्ट करना है।
या फिर आप क्या कर सकते हो, एनिमल सेल कल्चर्स में ग्रो कर सकते हो वायरसेस को। जैसे एनिमल के आपने ब्लड सेल्स ले लिए और उनके अंदर वायरसेस को ग्रो करा दिया। सो यहाँ पर आप सेल कल्चर में भी उनको ग्रो करा सकते हो। एक बार ये आपने क्या किया, एंटीजन को आइडेंटिफाई कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर दिया, तो आप उसको लार्जर क्वांटिटी में ग्रो कराना चाह रहे हो, आप उसको ग्रो कराओगे। अभी मैंने वायरस बैक्टीरिया का बताया है। एंड इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी कर सकते हो। जैसे जो जीन था कोडिंग द एंटीजन, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन का जो जीन था उसको हमने आइसोलेट किया, उसको इंसर्ट किया यीस्ट सेल्स के अंदर, दैट इज़ द सैक्रोमाइसिस सर्विसेई के अंदर, जो कि जब ये यीस्ट सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगे, जब ये ग्रो करेंगे, तो दे विल प्रोड्यूस द एंटीजन, दैट इज़ दिस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन। नेक्स्ट स्टेप वुड बी द एंटीजन प्यूरिफिकेशन। जब होस्ट ने, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसने एंटीजन का प्रोडक्शन कर लिया है, अब हमें उसे उसको प्यूरिफाई करना है, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, होस्ट के प्रोटीन्स होंगे, कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे। सो नाउ वी नीड टू हार्वेस्ट इट। आफ्टर प्रोपगेशन हम उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, जिससे कि हम इंश्योर कर सके जो वैक्सीन है वो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे थे हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन का, तो यीस्ट सेल्स को हम लाइस करेंगे, सेल लिसिस होगी। अगर कोई एंटीजन जो है वो सेल के अंदर बन रहा है, सपोज़ ये सेल है और इसके अंदर कोई एंटीजन बन रहा है, तो आपको इस सेल को लाइस करना पड़ेगा ताकि जो अंदर एंटीजन है वो बाहर आ सके। तो ये सेल की पहले लिसिस होगी। आफ्टर द सेल लिसिस जो मिक्सचर आपको मिलेगा उसमें सेलर डेब्रिस होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे, बाकी अदर जो अनवांटेड मटेरियल है वो होगा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, सिर्फ एंटीजन चाहिए, तो हमें क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम सेंट्रीफिकेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। सेंट्रीफिकेशन से क्या होगा कि जो बड़ा बड़ा डेब्रिस है वो सारा नीचे बैठ जाएगा। एंड फिल्ट्रेशन से आप क्या करोगे कि जो एक फ़िल्टर से उसको पास करोगे ताकि सिर्फ छोटी चीज़ें ही उसमें पास हो, तो जो भी बड़ा कूड़ा होगा वो हट जाएगा, अनवांटेड चीज़ें जो है वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन करेंगे। अमोनियम सल्फेट को आप यूज़ कर सकते हो टू प्रेसिपिटेट द एंटीजन। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी की जाएगी। फॉर एग्जांपल अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन सरफेस एंटीजन के लिए अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जो आपका कॉलम होगा, इस तरीके से जो क्रोमेटोग्राफी का कॉलम होगा, इसके अंदर क्या होगा कि कॉलम के अंदर एंटीबॉडी होंगी, यहाँ पर बीड्स होंगी जिसके ऊपर एंटीबॉडी होगी, और ये जो एंटीबॉडी होगी ये स्पेसिफिक होगी टू द सरफेस एंटीजन। इस एंटीजन के स्पेसिफिक होगी कि सिर्फ यही एंटीजन जो है वो यहाँ पे आके बाइंड हो सके, दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो है यहाँ पर होगी। एंड उसके बाद में आप क्या करोगे, जो अनवाउंड कंटामिनेंट्स हैं, जो भी आपके मिक्सचर में अनवांटेड मटेरियल था, अनवांटेड कंटामिनेंट्स थे, वो तो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड नहीं करेंगे, तो वो तो वॉश अवे हो जाएंगे। उसके बाद में एट द एंड जो आपके बाउंडेड एंटीजन्स थे उनको भी इल्यूट आउट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा इनएक्टिवेशन ऑफ द वायरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द एंटीजन इफ़ नीडेड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इनएक्टिवेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पोलियो वायरस की बात करें, जब पोलियो वायरस वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है तो पोलियो वायरस को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं विद द फॉर्मेल्डिहाइड टू इनएक्टिवेट इट, ताकि वो हार्मफुल ना हो, ताकि इनएक्टिवेशन हो सके। तो हम कुछ केमिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ आप यूवी रेस से डिसरप्शन कर सकते हो, या हीट किलिंग कर सकते हो, या डीनेचर कर सकते हो प्रोटीन्स को, लिपिड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हो। तो जो भी इनएक्टिवेशन के मेथड्स हैं हम उससे क्या करेंगे, उसको हम इनएक्टिवेट कर देंगे, उस वायरस को हम इनएक्टिवेट कर देंगे, ताकि यहाँ पर पोलियो वायरस जो है उसको हमने इनएक्टिवेट किया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो मेंटेन रही। नाउ
इनएक्टिवेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हार्मफुल ना हो, ताकि वो कोई डिज़ीज़ कॉज ना करे बॉडी में जाके, राइट। सो हमें उसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म को यूज़ करना है या किल्ड फॉर्म को यूज़ करना है पैथोजन की। नेक्स्ट विल बी द स्टरलाइजेशन एंड द फिल्ट्रेशन। अब उस फाइनल एंटीजन सोल्यूशन को हम स्टरलाइज करेंगे यूजिंग द माइक्रोफिल्टर्स, ताकि कोई भी पोटेंशियल बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेंट हो तो वो रिमूव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम वायरल वैक्सीन बना रहे हैं तो हमें कोई कंटामिनेशन नहीं चाहिए कि कोई बैक्टीरिया हो या कोई फंगस उसके अंदर आ गया हो तो वो रिमूव हो जाए, ताकि जो वैक्सीन है वो बिल्कुल माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री हो। उसके बाद में होगा फॉर्म्यूलेशन। फॉर्म्यूलेशन में हम क्या करेंगे, एडजुवेंट्स को ऐड करेंगे, स्टेबलाइजर्स को ऐड करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करेंगे। सो एडजुवेंट मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में भी बताया था। सो एडजुवेंट की वजह से क्या होगा, इम्यूनोजेनिसिटी इम्प्रूव होगी। स्टेबलाइजर्स डालोगे जैसे जेलेटिन डाल दिया, प्रिजर्वेटिव्स डालोगे जैसे कि आपका जो प्रिजर्वेटिव है उसमें आप डाल सकते हो थीमेरोजिल डाल सकते हो, टू एंश्योर द वैक्सीन रिमेन्स पोटेंट एंड स्टेबल ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। Then we have the preclinical testing, like before a vaccine is tested in humans, उसको हम animal models जैसे mice या monkey पे टेस्ट करेंगे to check the safety, efficacy and the immune response। उसके बाद जब एनिमल्स में हमने देख लिया कि क्या उसका इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे ह्यूमंस के ऊपर। तो 3 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स, मतलब जो खुद से चाहते हैं कि हमारे ऊपर आप चेक कर सकते हो, तो उनके ऊपर हम चेक करेंगे टू चेक द सेफ्टी, कभी वो वैक्सीन लगाने से बंदा मरी जाए। तो यहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं जो खुद से चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर टेस्ट करो, उनके ऊपर वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा। फेज़ 2 में एक और लार्जर ग्रुप को लिया जाएगा टू एवेल्युएट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड द ऑप्टिमल डोसेज, कि कितनी डोज हमें देनी चाहिए वैक्सीन की। फेज़ 3 में हज़ारों लोगों को टेस्ट किया जाएगा टू चेक द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन एंड टू मॉनिटर द साइड इफ़ेक्ट्स। फिर अप्रूव जैसे हो गई वैक्सीन, सेफ्टी वगैरह सारी चेक हो गई, उसकी वैक्सीन अप्रूव हो गई, उसके बाद उसको लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाएगा यूजिंग द बायोरिएक्टर्स। सो दीज वर द स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।